कुलपतिगण, आदरणीय प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैम, प्रोफेसर सत्यकांत सर, प्रोफेसर मोहपात्रा सर, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, डॉक्टर मनरूप मीणा सर, डॉक्टर किरण हजारिका सर और हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, इनके साथ साथ जो आज हमारे इस व्याख्यान माला में व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं, मैं सर प्रोफेसर सिन्हा सर का बहुत बहुत हृदय सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस ऑनलाइन जो श्रृंखला है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमने श्रृंखला शुरू की है, इसके साथ जुड़े हुए हमारे तमाम रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर, हेड ऑफ डिविजन्स, चारों रजिस्ट्रार, हमारे सभी मानविकी विद्यापीठ, सभी पीठों के डायरेक्टर और सभी इग्नू परिवार के सदस्य, मानविकी विद्यापीठ के हर एक सदस्य, मैं निदेशिका के रूप में और संस्कृत अनुशासन के रूप में इग्नू का परिवार का सदस्य होने के नाते इस श्रृंखला में जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चल रही है, जिसका दूसरा व्याख्यान आज हमारे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा जी, गुरुजी के नाम से जो फेमस है, प्रसिद्ध हैं, वो देंगे। मैं बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारी संचालिका ने बताया, हमारे संस्कृत अनुशासन, अंग्रेजी अनुशासन, हिंदी अनुशासन और उर्दू अनुशासन के साथ साथ भारतीय भाषा केंद्र, सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, उसके माध्यम से आज यह व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देंगे प्रोफेसर सिन्हा जी। प्रोफेसर सिन्हा सर का जो परिचय है वो इतना बड़े फलक का है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर, आप चिर परिचित हैं, हमारा इग्नू का परिवार का हर एक सदस्य आपसे बखूबी परिचित है, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत थोड़े शब्दों के साथ सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस आभाषीय माध्यम से, उन सभी को आपका परिचय देना चाहूंगी। अध्यात्म पथ के पथिक, माँ दुर्गा के उपासक, श्री कृष्ण के अनुगामी और स्वामी विवेकानंद को जो आप अपना गुरु मानते हैं, जिनको आपने गुरु धारण किया है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा जी, गुरु जी अध्यात्म और कर्म योग की प्रेरणा स्तंभ है। आपने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को समर्पित किया है। मात्र 8 वर्ष की आयु में कठोर साधना, त्याग और तप के पथ पर चलते हुए राष्ट्र सेवा के कार्य में आप लगे हुए, तपस्वियों जैसा जीवन जीते हुए आप निरंतर सबके लिए उच्च कोटि के समान शिक्षा के अधिकार के लिए प्रयासरत हैं। पीढ़ी निर्माण को युग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सर आप मानते हैं। आपने अपना एमए अंतरराष्ट्रीय संबंध में किया है, एमफिल आपने रक्षा और विकास में किया है, आपका पीएचडी शिक्षा का अधिकार विषय को लेकर है। 1997 से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज, उसका जो विभाग है, राजनीतिक विभाग, उसमें आप अध्यापनरत हैं। आपने अपनी सेवाएं मोतीलाल नेहरू कॉलेज मॉर्निंग में दी है और मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय रहा है कि आपके इस कार्य को देखते हुए उसकी उसकी एक तरह से मैं गवाह के रूप में रही हूँ। आपको हमने राजनीतिक विभाग में एक प्रोफेसर के रूप में तो देखा ही है, लेकिन जो मैंने 2-3 लाइनें आपके बारे में कही, जीता जागता उदाहरण जो उसका साक्षात्कार जिसने किया है, आपकी छोटी बहन है। आपने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मुद्दों पर समाचार चैनलों पर अपनी बहस में उपस्थिति दर्ज की है। देश विदेश में 700 से अधिक व्याख्यान व आध्यात्मिक प्रवचन प्रोफेसर सिन्हा जी, गुरु जी दे चुके हैं। आपकी विशेष रुचि जो है वह है शिक्षा में। रामायण, महाभारत, गीता, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय, उनकी पूरी साधना, ध्यान साधना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारत के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो विदेशी नीति है, आंतरिक सुरक्षा का जो सवाल है, युवा, जो आज का जो युवा है, जो भारत का नव निर्माण में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है, और उनकी परवरिश
मोटिवेशन, भारतीय संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण जैसे विषयों पर आपकी विशेष न केवल रुचि रही है, बल्कि इन तमाम विषयों पर आप बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। आपने 50 से अधिक लेख लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं। आप बहुत सारी भारतीय सरकार के अधीन जो कमेटियां हैं उसमें आपकी भागीदारी, सक्रिय रूप से भागीदारी रही है। भाषा और संस्कृति कमेटी की नई शिक्षा नीति जो 2015 की जो भाषा और संस्कृति कमेटी बनी, उसके आप सदस्य रहे हैं। आप मानवाधिकार और वैल्यू एजुकेशन को लेकर सीबीएसई की जो करिकुलम पाठ्यक्रम को लेकर जो कमेटी बनी है उसमें आप सदस्य रहे हैं। एनपीआई इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यू एजुकेशन रिसर्च एंड स्टडी के संपादक मंडल के आप सदस्य हैं। आप संरक्षक रहे हैं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के, और आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हिंद बलोच फोरम के। तमाम मीडिया जो मेन स्ट्रीम का मीडिया आम शब्दों में कहा जाता है, आज तक, तेज, दिल्ली, आज तक, स्टार चैनल, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज पर भारतीय इतिहास, संस्कृति, ज्योतिष, पेरेंटिंग और व्यवहार संबंधी समस्या पर आपने 5000 से अधिक एपिसोड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। युवाओं में भारत के ज्ञान, नेतृत्व क्षमता का विकास, मानसिक शक्ति का संचार करना, उनमें संस्कारों की उत्पत्ति हो, कौशल के विकास के लिए 2018 से युवा अभ्युदय मिशन के रूप में आपने प्रारंभ किया, और बहुत बड़ा एक परिवर्तन युवाओं में इसके माध्यम से जो आपने 2018 में शुरू किया था देखने को मिलता है। युवा आपके इसके साक्षात्कार करते हैं, युवा आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत सारा अपने भविष्य का निर्माण आप युग दृष्टा के रूप में कर रहे हैं। एक जो हिंदू समाज का जो जाति वाला जो पक्ष है उसको जाति विहीन बनाने के लिए, हिंदू समाज को जाति विहीन बनाने के लिए, हिंदू समाज में जाति विहीन हिंदू समाज की स्थापना करने के लिए 2014 से सामाजिक समता का अभियान आपने प्रारंभ किया, जिसके बहुत से सार्थक परिणाम हम सबको दिखाई देते हैं, पूरे समाज को दिखाई दे रहे हैं। हाशिए पर सिमटे बच्चों को समाज की मुख्य धाराओं में कैसे जोड़ा जाए, इसके उद्देश्य को लेकर 2011 में आपने ऋषिकुल शाला, एजुकेट इंडिया, रीबिल्ड इंडिया आपने प्रारंभ किया, जो एक बहुत बड़ा एक आप जो एक युग प्रवक्ता के साथ साथ जो समाज का वो वर्ग जो बहुत हाशिए पर है, जिसको कहीं ना कहीं उनको अधिकारों से और जो संस्कारों से जो वंचित कहीं ना कहीं है, उसको जोड़ने का काम आपने ऋषिकुल शाला के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके सार्थक परिणाम पूरे समाज को देखने को मिल रहे हैं। जो एक बहुत जो भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो भारत की तमाम जो पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज को बनाने से पहले आपका जो कार्य है उसको न केवल तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री देखते हैं, चाहे वह यूपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इवन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह भी आपको लगातार देखते हैं, सुनते हैं, और आपसे इन सारी चीजों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारत इतिहास के पुनर्व्याख्या की जो बार बार एक बात चल रही है, उसका आप समर्थन करते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। न केवल पुनर्व्याख्या में एक भारत के इतिहास को बदलने की, बल्कि उस बदलाव को जो एक सार्थक दिशा की तरफ है, वो छूटे हुए पहलू, वो अनछुए पहलू जो भारत के इतिहास में होने चाहिए, उसकी पुनर्व्याख्या पर आप काम कर रहे हैं। आपका प्रयास उसके ऊपर जारी है। आप अनेक पुरस्कारों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, राष्ट्रीय वेद व्यास सम्मान जो 2013 और 14 का आपको सम्मानित किया गया है, गौरवान्वित आपने न केवल मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय को किया, दिल्ली विश्वविद्यालय को किया, बल्कि विवेकानंद की जो पूरा जीवन दर्शन है, उनका जो पूरा एक दर्शन था समाज को देखने का, वो जो उनके जो फॉलोवर्स हैं, समाज का हर एक वर्ग आपके इन कार्यों को देखकर बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है। और आज सर इग्नू विश्वविद्यालय में आपके बीच में पाकर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। सर, मेरे पास
शब्द नहीं आपके पूरे चरित्र को व्याख्यायित करने के लिए मेरे इग्नू परिवार के सामने, लेकिन बहुत छोटा परिचय है। मैं सब जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं बता दूं, जितना मैंने सर का परिचय आपके सामने रखा बहुत छोटा है। सर का ये जो परिचय है, इस परिचय से बहुत बाहर आपका पूरा एक फलक है जो भारत के निर्माण के, राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। सर, आपकी छोटी बहन आपको आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पाकर बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारा जो इग्नू विश्वविद्यालय के हमारे कुलगुरु हैं, जो हमारे इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय जगत पे एक नई पहचान बना रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा मानविकी विद्यापीठ की फल फूल रहा है। उनके ही नेतृत्व में मैंने आपको प्रार्थना की कि आप हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपना व्याख्यान दें। हमारे व्याख्यान माला में आपका यह दूसरा व्याख्यान रहेगा। मैं सर बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई साहब का आज इग्नू परिवार के इस आभासीय माध्यम से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर बहुत बहुत सर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जो हमारे साथ आभासीय माध्यम से जुड़े हुए हैं। खासकर मैं बहुत ही श्रद्धा और सम्मान प्रकट करती हूँ हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के सभी प्रो वाइस चांसलर्स का, हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के कुलपति का, हेड ऑफ डिविजन्स का और रीजनल सेंटर्स के डायरेक्टर का, सभी स्कूलों के डायरेक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सर नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कौशल्या जी। भारतीय ज्ञान परंपरा का सौंदर्य जिस तरह अवर्णनीय है और भारतीय ज्ञान परंपरा की गाथा जिस तरह असीम और महान है, उसी तरह प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा जी का व्यक्तित्व भी बहुआयामी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग काफी समय से इनको सुनते रहे हैं और खास करके जब वह स्ट्रगल का दौर था तब हम लोग इनको जरूर सुनते थे कि पता नहीं हमारे राशिफल में क्या है, आगामी जो दिन आएंगे वो कैसे होंगे, और बहुत सारे जो संशय की स्थिति होती थी उसमें पवन सिन्हा जी के विचारों से हम काफी लाभान्वित होते थे। तो खैर मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सम्माननीय प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा जी को अपने वक्तव्य के लिए काफी आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रीता जी। परम आदरणीय कुलगुरु साहब प्रोफेसर सुमित्रा जी, प्रोफेसर नीला जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी विद्वान मित्रगण, और आज मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है और शायद जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम ही लोगों को मिलते होंगे। मैं सौभाग्यवान हूँ कि आज डायरेक्टर के रूप में मेरी छोटी बहन कौशल यहाँ पर है और मैं उन्हें संबोधित करते हुए, क्योंकि वो आदरणीय डायरेक्टर साहिब अभी हैं इस वक्त, तो मैं उनको संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आज की बातचीत शुरू करता हूँ। स्क्रीन पे बहुत बड़े बड़े विद्वजन उपस्थित दिखाई दे रहे हैं और मैं उन सभी को अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आज का जो विषय रखा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बारे में और भी अधिक चर्चाएं प्रारंभ होती हैं। यद्यपि विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग वह भारत के इतिहास और भारत के धर्म, भारत की संस्कृति, इस पर निरंतर शोधरत था और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो विद्वत समाज है वो भारत के बारे में उन रहस्यों की कुंजी ढूंढने के लिए वर्षों से बड़ा प्रयासरत है। मैक्स मुलर से ये यात्रा प्रारंभ हुई जान पड़ती है, लेकिन
सच्चाई ये है कि मैक्समर से पहले भी बहुत सारे ऐसे विद्वजन, जिसमें ह्वेंसांग है, फाइयान है, जिसमें हमखानी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लगातार भारत से संपर्क साधे हुए रहे, भारत में आकर रहे और भारत के विचारों को, यहाँ के दर्शन को समझने की उन्होंने बहुत कोशिश की। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसके पास इतना बृहद ज्ञान है, और वो जो ज्ञान है वो आज भी मानव कल्याण के लिए उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना आज से 7,000, 8,000 या 10,000 पूर्व वर्ष था। जिस मॉरलिटी की और वैल्यू की हम लोग ने हमेशा बात की है, वो मॉरलिटी, वो वैल्यू आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन गई है, और हम वैल्यू इनकलकेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्नरत हैं, और पूरे समाज में ये चिंता है कि किस तरीके से वैल्यू लिविंग सोसाइटी बनाई जाए, क्योंकि आज हम सभी लोग आजिज आ चुके हैं समाज में जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है उससे। तो जो पहले की हमारी सोच थी, जो पहले की हमारी खोज थी, या जो ऋषि वर्ग था हमारे यहाँ, जिसे हम सीर बोल सकते हैं, जो युग दृष्टा था, जो खोज कर करके मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे, वह सभी लोग, वह सारे लोगों ने जो कुछ भी खोजा वह आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में रहा हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड में रहा हो, या किसी अन्य क्षेत्र में रहा हो, वो सब बहुत प्रासंगिक है। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे हम कहते हैं वो वस्तुतः क्या है? क्या केवल भक्ति है? क्या कुछ आरतियां हैं उसमें? क्या कुछ पूजा पद्धति हैं? क्या कुछ रिचुअल्स ही हैं उसके अंदर, या इसके कहीं बहुत आगे वह है? मेरा उत्तर यह है कि जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, वो भारत के लोगों के संपूर्ण कल्याण के लिए बनाए गए सिद्धांत और कलाएं हैं। यहाँ कला का जो अर्थ लिया गया है वो बहुत विस्तृत रूप में लिया गया है। मैं 64 कलाओं के बारे में भी अभी वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कैटेगराइज करना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा कौन कौन से विषयों में सिद्धस्त थी। भारतीय ज्ञान परंपरा तन विषयक, यानी हमारी बॉडी रिलेटेड इश्यूज को डील करती है, चाहे वो चरक हो, चाहे वो सुश्रुत हो, वाग्भट हो। वहां पर हम अगर सिद्धांतों को देखें तो हमारे नाड़ी सिद्धांत हो, चाहे हमारी साइकेट्री हो, चाहे हमारी प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे दृष्टि के दोष हो, ऐसे न जाने कितने वहां पर सिद्धांत हैं, न जाने कितने उपचार हैं वहां पर, जिससे वह लोगों को ठीक किया करते थे, और वह आज भी आयुर्वेद के रूप में मैसर है हमको, और उससे लोगों का कल्याण भी होता है। आज भी लोग उसी से लाभ उठाते हैं। जब दादी माँ या नानी माँ या घर की कोई बुजुर्ग स्त्री कहती है पेट में गैस बन रही है, थोड़ा सा जीरा कूट के गुनगुने पानी से ले लो, तो मुझे उस वक्त 3200 वर्ष पूर्व जो चरक ने लिखा था वही याद आता है। अगर हम इसे विदेश की बात करते हैं तो एसोफिदा इसको बोल देते हैं कि वो आप उसका सेवन कर लीजिए, अजवाइन का सेवन कर लीजिए। रात में निकलना है, ठंड में निकलना है, परेशान हो रहे हो, अच्छा थोड़ी सी अजवाइन का सत्व ले जाओ, वो जरा सा नाखून बराबर, नाखून की टिप के बराबर, सर्दी नहीं लगेगी, निमोनिया नहीं होगा। तो मुझे उससे भी पूर्व सुश्रुत संहिता याद आ जाती है, या वाग्भट याद आ जाती है। जब लोग कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे तक जल ना पियो और थोड़ा सा गुनगुना ल्यूकवार्म जल पियो, तो मुझे पुनः वाग्भट संहिता याद आ जाती है, अष्टांग हृदयम याद आ जाता है, जहां पर
कई हजार वर्ष पूर्व इस बात का उल्लेख है कि यदि हमने भोजन गरिष्ठ कर लिया है तो हल्का सा गुनगुना जल हमारे सीने में कोई भी मल उत्पन्न, जिसे हम आज कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वह उत्पन्न नहीं होने देगा। वो कहते हैं ध्यान कर लो। आज हम क्या कहते हैं, हम बहुत थक गए, गहरी सी सांस अपने आप लेना शुरू कर देते हैं। जब ये होती है, ऋषि पातंजलि याद आते हैं कि ये जो श्वास पथ है, हम जैसे ही अपने फेफड़ों को रिचार्ज करते हैं, पूरी वायु को खींच के नाभि तक लाने का प्रयत्न करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति एकदम बढ़ जाती है। इसी को प्राणवायु कहते हैं। और उस समय जब हम वायु खींचते हैं तो 5 भागों में वह वायु बट जाती है, जिससे शरीर के अपान, उदान, व्यान, समान और प्राण क्रियाएं एकदम सचेत होकर अपने संतुलन से चलने लगती हैं। तो न केवल पेट ठीक होता है, बल्कि पैर, कमर, हृदय, पीठ, गर्दन और सबसे बड़ी बात जो हमारा चिंतन प्रणाली है, वह भी, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो माइंड सिस्टम है, वह भी ठीक होने लगता है। तो तन पर भारतीय ज्ञान परंपरा काम करती है। दूसरी चीज आती है मन। मन को तन से भी ज्यादा महत्ता दी गई है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमारा ये है, साउंड बॉडी लिव्स इन साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। लेकिन जो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, साउंड बॉडी लिव्स इन अ साउंड माइंड। ज्यादातर जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से हैं, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लिवर फंक्शन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो शॉर्ट ब्रीथ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर के निचले हिस्से का दर्द हो। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस हैं, थॉट प्रोसेस। स्ट्रेस क्या है? थॉट प्रोसेस। जब हम अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अपने व्यक्तित्व पे हावी होने देते हैं तो इसे स्ट्रेस बन जाता है और ये फिर हमको परेशान करना शुरू करता है। हमारी सारी लियाकत इससे दब के रह जाती है और हम मिसफिट होते चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबराते चले जाते हैं। जो लोग गीता के अध्येता हैं वो जानते हैं कि श्री अर्जुन भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 में श्री कृष्ण फिर उन्हें डांटते हैं और डांटने के बाद उनके प्रश्नों के उत्तर देते चले जाते हैं और उसके बाद उनके जो होंठ कांप रहे थे, होंठ सूख रहे थे, डांडी कांप रहा था और वो धप से बैठ जाते हैं रथ के पिछले हिस्से पे। वहां उनकी पूरी वीरता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जो 45 मिनट का लगभग कन्वर्सेशन है दोनों के बीच का, उसके बाद उनकी बैटरी को ऐसा चार्ज कर देते हैं कि वो धर्म की स्थापना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है मन की, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग है। और आज भी देखें, घर में लड़ाई, हर चौथा या 5वां विवाह डिवोर्स की कगार पर जाके खड़ा हो रहा है। मित्रों में लड़ाई, रोड रेज, जरा जरा सी बात पर षड्यंत्र करना, इनसिक्योरिटी, ये सब क्या है? ये शरीर की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मन की प्रॉब्लम्स हैं। छोटी छोटी सी बात पे ग्रुप के भीतर हम लोग लड़ने लगे हैं। आज टीम स्पिरिट्स खत्म होने लग गई हैं। ये तन की नहीं, मन की प्रॉब्लम है। इसीलिए भूत चिकित्सा पर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, जो अष्टांग हृदय का एक अभिन्न अंग है। भूत चिकित्सा, भूत चिकित्सा का मतलब ये जो भूत प्रेत नहीं है, भूत चिकित्सा का मतलब होता है साइकेट्री। साइकेट्री पर बड़ा काम किया गया और इसके लिए जहां एक और प्राणायाम बताया गया, वहीं थोड़ी देर टहलना बताया गया, ठहाके मार के हंसना बताया गया और उसके साथ साथ आंवले जैसी चीजों का सेवन करना बताया गया। मन अगर दुरुस्त है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर लेंगे। तीसरी चीज आती है वाणी। भारतीय ज्ञान परंपरा में वाणी के दोषों को दूर करने के लिए विशेष कार्य किए गए। चाहे वो कविभास हो, चाहे वो महर्षि पाणिनि हो, चाहे ऋषि पातंजलि हो। योग 3 सिस्टम्स के ठीक करने के लिए है, केवल शरीर के सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं है। ये समाज में भ्रांति उत्पन्न हो गई है, जिससे हमने व्यायाम को ही योग कहना शुरू कर दिया। योग तन का, मन का और वाणी का
इन तीनों का मन साफ करने के लिए बनाया गया है। ऋषि पातंजलि इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। पाणिनि जी के जो सूत्र हैं, जो शब्द के साथ उच्चारण है, उससे जो उत्पन्न होता हुआ स्पंदन है, वह मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बल देता है। इसलिए दुनिया में संस्कृत सर्वमान्य है और मैं इसे मानता हूं। यद्यपि मैं संस्कृत उतने अच्छे से नहीं सीख पाया, मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेशन यदि है तो वह संस्कृत है। संस्कृत से संस्कृति की उन्नति संभव है, संस्कृत से मनुष्य की उन्नति संभव है, क्योंकि ये तन मन वाणी इन तीनों का मल साफ कर देती है और यही हमारे योग का उद्देश्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो चौथी बात आती है वह है दिव्यता। मनुष्य दिव्यता कैसे प्राप्त करे? हम सब लोग स्वयं को घेर लेते हैं बस, या स्वयं के ही घेरे में फंस जाते हैं। हमारा शरीर, हमारे छोटे थॉट प्रोसेस, हमारा एक छोटा सा परिवार और समाज, ये हमारे लिए पिंजर का कार्य करता है और हमारी आत्मा इसमें कैद होकर रह जाती है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सिस्टम को तोड़ती है। वो कहती है कि बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा करो। आपके 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल जो सबको दिखाई देता है, सूक्ष्म जो किसी किसी को दिखाई देता है, और कारक शरीर है जो उसी स्तर के योगियों को दिखाई देगा। और वो कहते हैं कि इसको इतना उठाओ, सरलता सहजता से, प्रेम से इतना उठाओ, अच्छे भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छी दिनचर्या से इसको इतना उठाओ। भक्ति जो भज धातु से बनती है, भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का जो अर्थ है वह है संपूर्ण समर्पण। यह भक्ति का अर्थ है जिससे बहुत अधिक लगाव हो और इनके माध्यम से दिव्यता को प्राप्त किया जाए। यानी जो संसार के विप्लव हैं उनसे उठते हुए बड़े दिमाग और दिल के साथ जो कार्य किया जाता है, या मनुष्य का जब बड़ा दिल दिमाग हो जाता है जिसमें हजारों लोग समा सकते हैं, तो उसी प्रक्रिया को दिव्यता हम कहते हैं। तो ये चौथा उसका उद्देश्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा का जो 5वां उद्देश्य है वो बिंदु से ब्रह्मांड की समझ, और यही पूरा विज्ञान आ जाता है। संस्कृत में जिसे विज्ञान बोलते हैं और सामान्य हम जैसे लोग इसे विज्ञान बोल देते हैं, लेकिन वो बिंदु से ब्रह्मांड के बीच में जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी अणु हैं, जितने परमाणु हैं, वह सबका ज्ञान, उसी में वनस्पति भी आती है, उसमें जल भी आता है, उसमें लवण भी आ जाते हैं, तमाम भौतिक और अभौतिक तत्व ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो बिंदु से ब्रह्मांड की जो यात्रा है वो ज्ञान की यात्रा है। ये सब हमें सीखने को मिलता है। इसलिए ऋषि कणाद जहां अणु और परमाणु की बात कर रहे हैं, वहां वामदेवाचार्य संगीत की बात कर रहे हैं। संगीत में भी वही नाभि से स्वर उठ रहा है। तो भास्कराचार्य वह सूर्य के सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड में सूर्य का क्या मूवमेंट है, जिसको हम नासा ने भी कहा कि हाँ सूर्य में भी एक मूवमेंट होता है। सूर्य के इर्द गिर्द तो ग्रह घूम ही रहे हैं, सूर्य भी अपने ही अक्ष पर थोड़ा सा मूव करता है, जिससे 80 वर्ष के बाद वनस्पति पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में तो चर्चा ही। तो भारद्वाज ऋषि किस जोर से हम अपने शरीर को या किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें कि वो आइनोस्फीयर से भी ऊपर निकल के ब्रह्मांड में पहुंचे। और यही वायु या वायु के यान का सिद्धांत बनता है, और शायद कदाचित यही रॉकेट का भी सिद्धांत बनता है। यद्यपि उस पर विदेशों में भी बहुत रिसर्च हुई है, हम उसको खारिज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बिंदु से ब्रह्मांड के बीच में जो भी कुछ आता है उसका अध्ययन वहां किया जाता है। इसीलिए हिमालय कभी प्लेन था, ये लिखा हुआ है, फिर धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, ये भी उसके अंदर है, फिर बहुत उठ गया,
ये भी उसके अंदर है, फिर उस पर बर्फ भी आई, ये भी उसके अंदर है। शिव जी की पूजा की जो तमाम विधियां हैं, साकार निराकार वेर रूप में, ये कहीं ना कहीं उन भौगोलिक परिस्थितियों के परिवर्तन को भी दर्शाती हैं, चाहे वो हड़प्पा से शुरू करें और चाहे वो कैलाश पर्वत पर पूर्ण करें। लेकिन वह कहीं ना कहीं, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ वादिया ने, वादियन हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून ने, वादिया इंस्टीट्यूट ने इसको सिद्ध करके भी दिखाया है, जिसकी चर्चा अगर समय रहा तो हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत विशेष सिद्धांत है प्रकृति अनुकूलन। दरअसल आज हमसे एक बहुत बड़ी गलती होती है, और वो गलती ये होती है कि जब हम श्री कृष्ण की, श्री राम जी की, ब्रह्म की या अन्य देवी देवताओं की बात करते हैं तो उस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को आज के अनुसार ले लेते हैं। ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आज से 500 साल पहले ही अगर हम देखें तो समुद्र अलग प्रवृत्ति का था, बर्फ अलग प्रवृत्ति का था। अरे बहुत दूर छोड़िए, गोमुख 90s में जहां था वहां से आज लगभग 2 किलोमीटर पीछे जा चुका है। मैं तो गवाह हूं इस बात का। तो भौगोलिक समझ जब तक नहीं होगी, हम भारतीय ज्ञान परंपरा को मिस इंटरप्रेट करेंगे। भूगोल की समझ, क्लाइमेट की समझ बहुत आवश्यक है, और इसीलिए जो इतिहास है, यानी जो जैसा था उसका वर्णन, इतिहास का अर्थ यह है जो जैसा था उसका वर्णन। तो जो इतिहास है, जिसमें हमारे रामायण आती है, महाभारत आती है, आगे अगर आते हैं तो अर्थशास्त्र भी उसी का एक अंग बनता है। तो इतिहास को यदि हम अगर समझना चाहते हैं तो उस वक्त की जो क्लाइमेट है उसको समझना पड़ेगा, जिसका वर्णन भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग है। इसलिए उसमें विशेष रूप से उसकी चर्चा की गई है। यही समस्या हुई जब राम सेतु की बात की गई, तो हम ये भूल गए कि ये उस वक्त की टोपोलॉजी के अनुसार है, ये आज की टोपोलॉजी के अनुसार नहीं है। उस वक्त वहां जब जंगल थे, मेडिवल पीरियड में भी हम देखते हैं तो जितना रेत आज है रेगिस्तान के अंदर, उतना उस वक्त नहीं है। तो नाना प्रकार के वृक्ष उनको रखा गया, उसमें रेत डाली गई, उसमें पत्थर लगाए गए, और तब वो पुल तैयार होता है जिसकी चौड़ाई 10 योजन के आसपास है। इतना लंबा पुल तैयार होता है, और नीचे से इसमें कोरल बेड्स हैं। आज समुद्र का ताप बढ़ने से कोरल बेड्स लगातार पिघल रहे हैं, और लगभग 2 डिग्री ताप और बढ़ गया तो ये कोरल बेड्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तब हम श्रीलंका के अंदर पहुंचते हैं। तो उस वक्त का जो समुद्र है वह अलग किस्म का है, और उसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीनोलॉजी के डायरेक्टर हुआ करते थे श्री निगम जी, उन्होंने इस बात को सब प्रमाण बताया है कि उस वक्त जो धनुषकोटी के आसपास का समुद्र है ये अलग है। और यदि आप धनुषकोटी अभी जाएंगे, रामेश्वरम से धनुषकोटी, तो आपको एक हिस्सा ऐसा दिखेगा जो बिल्कुल वीरान पड़ा है, क्योंकि वहां एक बार समुद्र बहुत ऊंचाइयों तक आ गया था, रेलवे स्टेशन वगैरह सब उसमें खत्म हो गए, वो वीरान है। और अब समुद्र दूसरी ओर से थोड़ा अंदर आ चुका है। तो नदी के तट बदलते 100वें वर्ष में नदी पुनः उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां 100 वर्ष पहले थी। तो हम ज्योग्राफी को समझे बिना, प्रकृति को समझे बिना उस वक्त को यदि एनालाइज करेंगे तो निश्चित रूप से गलती करेंगे, और उस वक्त की घटनाओं को समझने में भी हमसे गलती चूक होगी ही होगी। तो प्रकृति का अनुकूलन किया गया, इसलिए उन जगहों पर जहां हम रह सकते हैं रहा गया, नहीं रह सकते हैं छोड़ दिया गया, और वहीं से शाक सब्जी, जरा सोच के देखिए कि कितने लोगों की जान चली गई होगी यह पता लगाने में कि ये फल खा सकते हैं,
ये जड़ खा सकते हैं, ये पत्तियां खा सकते हैं, ये जो हरी हरी सी चीज लटक रही है ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, कितनी चीजों में विष भी होता है। तो प्रकृति अनुकूलन के बाद जो सब्जेक्ट मैटर है वो आता है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर और भगवान में अंतर है, और ये गलती हम पुनः करते हैं। ब्रह्म और ईश्वर, उपनिषद ब्रह्म शब्द का उल्लेख करते हैं, वेद ईश्वर का उल्लेख करते हैं। भगवान शब्द जो रामायण महाभारत और उसके अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेखित है गुण वाला कोई भी व्यक्ति भगवान कहा जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान ऊशो, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो 6 गुण जिसमें पूर्ण रूप से हुए वह भगवान हुआ, और जो है निर्गुण है, निराकार है, ये ब्रह्म है या ये ईश्वर है। तो दोनों में एक बड़ा अंतर होता है, और इसका उल्लेख हमारे ज्ञान परंपरा में किया गया है। और एक और विषय लेता है हमारा ज्ञान, वो है रिचुअल, कर्मकांड। लेकिन कर्मकांड के मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कर्मकांड जो मूल है वह केवल प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है, प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। वहां 2 चीजें हैं, पर्व और उत्सव, जिसे हम त्योहार बोल देते हैं। पर्व यानी एक समय विशेष, और उत्सव जिसमें हम उल्लास मनाते हैं। तो कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, मकर संक्रांति पर्व है। पर्व प्राकृतिक होता है और उत्सव कोई मान भी सकता है, कोई नहीं भी मान सकता। पर्व भौगोलिक आधार पर तय होते हैं, क्लाइमेट के आधार पर तय होते हैं, और नवग्रह की चालों के आधार पर तय होते हैं। उत्सव अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से मनाए जा सकते हैं। जैसे पंजाब में फसल के आधार पर उत्सव होता है, वैसे तो ज्यादातर भारत में इसी प्रकार से होता है उत्सव फल। लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताएं, जैसे कुमाऊं में गोलू देवता है, गोलू देवता का प्रकट उत्सव मनाया जाता है, श्री हनुमान जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को ही कर्मकांड करते हैं, जो कालांतर में इतनी बढ़ गई कि इसने समाज में बहुत सारी परेशानियां भी उत्पन्न की। जैसे 13वीं का भोज मूल शास्त्रों में सिर्फ इतना भर है कि इस दिन लोग मिले जुले, अटक खुल जाती है, लोग आना जाना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे ये इतना बड़ा उत्सव बन गया कि गरीब लोग तो बिक गए इस चक्कर में, उधार ले लेकर उन्होंने 13वीं के उत्सव मनाए, लेकिन ये मूल शास्त्र में नहीं है। तो समय के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुए। लेकिन भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो इन्हीं जो मैंने बिंदु अभी बताए थे, तन मन वाणी दिव्यता, बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा यानी विज्ञान, प्रकृति अनुकूलन, रिचुअल्स और ईश्वर। प्रकृति अनुकूलन और रिचुअल्स आप देखिए बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो यह है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। यानी हम किन किन विषयों पर सोचते थे वो ये ज्ञान की ये वो बिंदु हैं। उसके बाद आता है, इसके आधार पर लिटरेचर तैयार किया गया। लिटरेचर 2 स्थितियों में तैयार हुआ। एक श्रुति परंपरा, जहां गुरु बोल रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, और उसके लिए सोचिए कितने साइंटिफिक पैरामीटर्स और टेक्निक्स बनाई गई कि हम बोले, वो सुने और उनको याद हो, और वो भी इस प्रकार से याद हो कि उसके अंदर भ्रम ना उत्पन्न। दूसरी है स्मृति परंपरा, संहिता जिसको कह सकते हैं। ये स्मृति के आधार पर लिखे गए, इसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स भी होते थे। ये समय समय पर इसमें फेर हुआ, समय समय पर इसका पुनर्वलोकन हुआ, रिविजन्स हुए। तो कोई भी स्मृति ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन बोली गई वो अंत तक रही। समय समय पर उसके अंदर बहुत सारे फेर हुए। अभी हम उसको
समझ भी नहीं पाते हैं, उन फेरों को समझना भी नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि उपलब्ध साहित्य भी नहीं है जिसके आधार पर हम कंपैरिजन कर सकें। कोई भी ऐसा धर्म अथवा संस्कृति इस दुनिया में जो बहुत पुराना हो, उसके सभी प्रमाण हूबहू स्थिति में मिल जाएं, ये असंभव है। 1200, 1400, 1500 साल के भी नहीं मिल पाते हैं, 2000 साल पुराने के भी नहीं मिल पाते हैं, कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी काम चलाऊ कड़ियां जोड़ने के लिए वह प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन जब अगर हम 8000, 9000 साल पुरानी बात कर रहे हैं तो प्रमाण सारे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें भी श्रुति परंपरा पर एक तो चलना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो हमारे महाकाव्य हैं लेकिन इतिहास का वर्णन भी कर रहे हैं, या जो हमारे गणित आदि के अन्य शास्त्र हैं, उसके आधार पर पूरे वैज्ञानिक रूप में हमें अपना इतिहास खंगालना पड़ेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा बड़े स्पष्ट रूप में जिन बातों को कहती है, आज भी हमको मिल रही हैं। 100% नहीं तो 60% तक तो वो हमको मैसर हैं, हमको अवेलेबल हैं, और उसके आधार पर हम उस संस्कृति को समझ सकते हैं। वेद, फिर उपवेद और फिर वेदांत। वेद और उपवेद के बारे में तो बहुत लोग जानते ही हैं। वेद की जो परिणति है उसको हम कहते हैं वेदांत। लोग सामान्यतः कंफ्यूजन रखते हैं, यहाँ वेद का अंत हो गया या वेद का लास्ट पार्ट है वेदांत। नहीं, वेद की परिणति यानी जो लगभग 108 हमारे उपनिषद हैं। उपनिषद का अर्थ जो गुरु समझा रहे हैं और शिष्य समीप बैठ के सीख रहे हैं। तो वो जो विषय वस्तु है वो वेद की ही है, वेद से ही लिया गया है वह उपनिषद। और उसको वेद को समझाने के लिए या वेद का जो जैसे वेद में ईश्वर है, देवता है, ब्रह्मांड है, ज्योतिष है, गणित है, रसायन, औषधि, या ये सारी चीजें हैं, उसी को सरल रूप में मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जिस सिद्धांतों का हम उल्लेख करते हैं या गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद होता है, उसे हम उपनिषद कहते हैं। यानी वेद का जो संक्षेप लेकिन ल्यूसिड इन टर्म्स फॉर्म में जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, यह उपनिषद है। इसमें हमने ध्यान, साधना, योग, समाधि, तत्व ज्ञान, मनुष्य का ब्रह्मांड से संबंध, आत्मा, मोक्ष, इन विषयों पर हमने बात की है। 12 विशेष उपनिषद हैं जो हमें आज उपलब्ध हैं, लेकिन सभी उपलब्ध नहीं हैं। ये सारी चीजों को एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में बांटा गया। इसे हम षड दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 षड दर्शन है। इसके आधार पर हम ईश्वर की और मनुष्य का ईश्वर से क्या संबंध है उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये सारी चीजें भारत ज्ञान परंपरा में आती हैं और ये सारे चिंतन उसमें आते हैं। एक बात मैं यहाँ जरूर कहूंगा, समय जो थोड़ा सा बचा है उसका लाभ उठाते हुए, स्वर्ग और नर्क की जो कल्पना अब हम करते हैं, अगर हम मूल शास्त्र में जाएंगे तो वहां बिल्कुल भिन्न है। समझाने की दृष्टि से बहुत सारी चीजों को पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसे वायु देवता तो पिक्चर में बना दिया हमने, चित्र में बना दिया, मुकुट वुकुट लगाए, लेकिन ये हवा है। इसी तरीके से स्वर्ग और नर्क, आत्मा
जब शरीर को छोड़ती है, और इसके बारे में बड़ा विशद ज्ञान हमारे पास था, आज भी है, और उस पर बहुत खोज 17वीं शताब्दी से पाश्चात्य जगत में चल रही हैं, जो लगभग पैरेलल ही हैं। अभी ये जो खोजें पूरी होंगी तो उसके बाद ही मैं उसका निष्कर्ष बता पाऊंगा, अभी तो बहुत काम वहां चल रहा है। तो स्वर्ग और नर्क ये दो प्रकार की गतियों से बनता है, अगति और गति। यानी जब मोक्ष नहीं मिला, पुनर्जन्म हुआ, ये अगति हो गई। और गति क्या हुई? जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो वहां किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, वह स्थान का वर्णन है। स्वर्ग लोक आता है एक जगह, और स्वर्ग लोक क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर मनुष्य को बंधन नहीं है, एक ऐसा स्थान जहां उसके जो क्लाइमेट है अनुकूल है, वहां पर इन्फेक्शंस नहीं है, बीमारियां नहीं है, वहां पर कर्म है लेकिन वहां पर असफलता नहीं है, यानी उसे वह गति प्राप्त होती है। और अगति यानी पुनः उतना ही संघर्ष उसको करना पड़ता है। अब अगति भी 4 प्रकार की है, लेकिन अभी वो फिर विषयांतर बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा। मनुष्य जैसे ही आत्मा जैसे ही मनुष्य देह में 7वें महीने आती है, वहीं से संस्कार प्रारंभ होते हैं। 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। अगर हम उसमें बहुत सारे रिचुअल्स को हटा दें, बहुत सारे प्रपंचों को हटा दें, तो वह बहुत सामान्य दृष्टि से समझे जा सकते हैं, और उसकी जो वैज्ञानिकता है वह समझी जा सकती है। क्योंकि बच्चे का जन्म, बच्चे का जीवन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, जिस पर बड़ी रिसर्च की जाती थी। इसलिए गर्भाधान, पुंसवन, ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि माँ का गर्भ इतना सशक्त हो, बीज और क्षेत्र इतने सशक्त हो कि आने वाली संतान रोग मुक्त हो, पाप मुक्त हो, और अच्छा जीवन जिसमें तन भी, मन भी, वाणी भी तीनों शामिल है, वो अच्छा जीवन जी सके। इसलिए ये 16 संस्कार के बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, और मनुष्य के उसमें कर्तव्यों के बारे में भी है, जो 5 प्रकार के यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, विश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इस प्रकार से ये जो यज्ञ है, ये पर्यावरण के लिए, घर के लिए, मनुष्य को संबंधों के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए ये सारे यज्ञ करने चाहिए। जो वैष्णदेव यज्ञ है, ये तो इसका तो अर्थ ही यह है कि वृक्षों का जो हम उनकी जो खातिर तवज्जो करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, वह वैष्णदेव यज्ञ का हिस्सा है। वृक्ष लगाना एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब केवल आहुतियां देना नहीं है, केवल धुआं करना ही नहीं है, केवल होम करना ही नहीं है। जो होम करने वाला यज्ञ है उसे अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। लेकिन वृक्षों, प्राणियों के लिए वैष्णदेव यज्ञ किया जाता है, जिसमें हमें सबको इनका कल्याण करना आवश्यक है। कितना गहरा है और कितना विस्तृत है, कितना विशद है भारतीय ज्ञान परंपरा, और आज भी उतनी ही ये रेलेवेंट है। 64 कलाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। और 64 कलाओं की अगर मैं बात करूं, 64 के 64 का नाम तो मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन नृत्य भी उसमें आता है, तो मेटलर्जी भी उसमें आता है, प्रतिमा बनाना भी उसमें आता है, समस्याएं कैसे समाप्त की जाए, यानी आधुनिक रूप में उसे कहा जाए लीडरशिप ट्रेनिंग, ये भी उसी में आता है। कृषि करना, बैलों का काम करना, बांध बनाना,
मणियों को रंगना, मणियों को काटना, कपड़ों को रंगना, ये सब सांकेतिक भाषाएं बनाना, जिसे हम मलेच्छित कर्म बोलते हैं, ये कुछ विशेष संकेत जिसमें बोला नहीं जाता और इसका युद्ध कला में उपयोग किया जाता था, ये सारी चीजें जो हैं ये 64 कलाओं के में आती हैं। और इसमें हमारी विदेश नीति पढ़ाई जाती थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती थी, स्टेट क्राफ्ट पढ़ाई जाती थी। श्री कृष्ण ने यही 64 विद्याएं या 64 कलाएं सीखी थी। हम सब लोगों के अंदर जो अभी चेतना आ रही है, हम धीरे 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 फिर से भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता को समझ रहे हैं और स्वतः ही समझ रहे हैं कि ये क्यों श्रेष्ठ है, कितनी उच्च कोटि की है और इसमें सभी मनुष्यों के कल्याण की बात कही गई है। यह कोई भेद नहीं करती, मनुष्य मनुष्य में किसी भी आधार पर ये भेद नहीं करती है। तो मेरा जो वक्तव्य का समय है ये पूर्ण होता है और हम धीरे धीरे इसको और गहराई से समझें और अपने बच्चों को भी इसकी शिक्षा दें। ये बात ठीक है कि ये गंभीर होगी, लेकिन धीरे धीरे ये ग्राह्य भी होती चली जाएगी। मैं पुनः डॉक्टर कौशल पवार जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे ऐसा उन्होंने अवसर प्रदान किया और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, हमारे वीसी साहब का, हमारी प्रो वीसी साहिबा का और सभी लोगों का, जो हमारे विद्वान मित्र हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि मुझे इस विद्वत मंच पर आकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुजी। इतने छोटे से अपने वक्तव्य में जो इतना सारगर्भित, मंत्र मुग्ध करने वाला और गांधीर्य से युक्त वक्तव्य था आपका। आपने इतने कम समय में सारे पक्षों को समेट लिया। धर्म क्या है, दर्शन क्या है, और पर्व क्या है, उत्सव क्या है, साहित्य क्या है, सारी कलाओं के बारे में आपने बताया, चिकित्सा के बारे में बताया। यानी कोई पक्ष ऐसा था ही नहीं जो आपसे छूट गया। और हम लोगों को तो मन कर रहा है कि लगातार आपको और भी सुनते रहें, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इस वजह से अब लेकिन हम आगामी समय में हम लोग जरूर चाहेंगे कि एक बार ऑफलाइन, ताकि आपके दर्शन भी हो सके, हम लोग जरूर यहाँ पर एकत्रित हों और आपको सुनने का अवसर मिले, हम लाभान्वित हों कई पक्षों से, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है और उस ज्ञान के भंडार से हम लोग थोड़ा सा लाभान्वित तो होना ही चाहिए। अब मैं हमारे सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, जिनको हम कुलपिता की तरह मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिनसे निरंतर हम सीखते रहते हैं, जिनकी कर्मण्यता, जिनकी दूरदर्शिता से हम अभिभूत होते हैं, मैं उनसे काफी विनय के साथ निवेदन करती हूँ, उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय संबोधन के लिए। आप सभी को प्रणाम। विशेष रूप से हमारे सम्माननीय वक्ता आदरणीय प्रोफेसर पवन सिन्हा जी,
जिन्होंने पिछले 30 मिनट में हम सबको अपनी वाणी से अभिभूत कर दिया और एक कठिन विषय को सरल शब्दों में हम सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि हम लोगों को कुछ न कुछ इसमें तथ्य मिल जाए और इस चिंतन में हम लोग आगे बढ़ सकें। आदरणीय सिन्हा साहब, आपने हमें समय दिया, समय के साथ साथ ज्ञान भी दिया और ज्ञान को किस प्रकार से हम अंगीकृत कर सकें इस पर भी आपने प्रकाश डाला। मैंने भले ही अपने आप को वीडियो ऑफ कर रखा था, लेकिन मैंने आपका पूरा वक्तव्य सुना है, बहुत ध्यान से सुना हुआ है। और रीता जी ने बहुत ही संक्षेप में उसकी भूमिका भी प्रस्तुत कर दी, लेकिन हमने देखा कि जिन जिन शब्दों को आपने प्रयास किया कि इसका अंतर बता सकें, पहली बार मैंने सुना है कि इतने सरल शब्दों में उनको अभिव्यक्त किया सकता है। चाहे उत्सव और पर्व की बात आपने जब कही, तेरही के भोज की बात कही, 64 कलाओं की बात कही, और ये सब हमारी परंपराओं में आता है, ज्ञान परंपराओं में। कुछ लिखित है, कुछ हम सुन करके प्राप्त करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें आपने स्पष्ट रूप से हम लोग को बताई, चाहे वेद हो, उपनिषद हो। लेकिन श्रोता होकर के हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि आपने जिन बिंदुओं की ओर हम सबको इशारा किया है, उन पर हम स्वयं भी ध्यान देना शुरू करें, स्वयं भी मनन करें। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि 30 मिनट या 40 मिनट के एक वक्तव्य से पूरी ज्ञान परंपरा हम में समाहित हो जाएगी, ये मुश्किल है। लेकिन पवन जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है कि हाँ, संभव है, हम जानना शुरू कर दिए हैं। एक शब्द है जो प्रायः एडवर्टाइजर्स भी प्रयोग करते हैं, जो वाणिज्य के लोग भी प्रयोग करते हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट भी प्रयोग करते हैं, एडा करके है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अटेंशन मतलब है कि आपका ध्यान आकर्षित करना, फिर आप में डिजायर, इच्छा जागृत करना, ठीक है, कुछ पढ़ लें, फिर इंटरेस्ट और एक्शन। ये चारों चीजें आदरणीय सिन्हा जी ने हम सब में एक साथ जोड़ ली है। हम जब उनकी बातें सुन रहे थे तो उन्होंने हमारा ध्यान तो आकर्षित किया ही, क्योंकि हम लोग जब वीडियो ऑफ रखते हैं तो कई काम करते रहते हैं, और उनके साथ अगर हम सारी बातें सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से अटेंशन तो उन्हें हमारा ही ध्यान आकर्षित किया। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन ही रहे थे और एक इच्छा भी जाहिर किया कि हाँ, हमें भी सीखना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, कुछ जानना चाहिए। इंटरेस्ट है ही, इंटरेस्ट जागृत, और एक्शन भी हमें करना चाहिए। और ये चारों बातें जब हम एकीकृत होकर सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे जो स्कूल है वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है उसमें 4 डिसिप्लिन्स हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है और उर्दू है। लेकिन चारों ही जो विषय हैं वे मिलकर के काम कर रहे हैं एकीकृत ढंग से, और ज्ञान परंपरा अपनी अपनी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने उर्दू में भी ये प्रयास किया है कि MA उर्दू शुरू कराया है, BA उर्दू भी शुरू कराया है, और हमारा उद्देश्य यहीं पर सीमित नहीं है। अभी जस्ट हमारे पास थोड़ी देर पहले जानकारी आई है कि MA संस्कृत भी ऑनलाइन लॉन्च हो गया है। यानी MA संस्कृत 2 साल पहले जो हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग का उद्देश्य यह था कि
उस समय भी उद्देश्य यही था कि हम इसको विदेशों तक पहुंचाएं। इंडियन डायस्पोरा जो विदेशों में है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय न होते हुए भी, हिंदू न होते हुए भी ज्ञान परंपरा को समझना चाहते हैं और ज्ञान परंपरा के अच्छाइयों को अपने साथ जोड़ करके अंग्रेजित करना चाहते हैं। उनके लिए उस विषयों को विदेश में पहुंचना जरूरी है, हमारे अपने लोगों तक पहुंचना जरूरी है, जो हमारे देश से विदेशों में जाकर के पहुंचे। और संयोग से जितेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे इस विश्वविद्यालय को 57 देशों तक पहुंचाने का विशेष प्रयास किया है। तो संस्कृत, अपने देश में तो बहुत से विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, संस्कृत की पाठशालाएं भी हैं, लेकिन विदेशों में शायद वो एक एक शब्द को सुनने के लिए तरसते हैं। तो पीजी हम लोग का 2 साल पहले शुरू हुआ था। उर्दू में भी मैंने कह रखा है उनसे कि वे उर्दू में भी अपने विषय को ऑनलाइन करें, जिससे कि विदेशों में हम लोग के लोग पहुंच सकें। हमारे पास अरेबिक है, अरेबिक को भी हम लोगों ने विदेशों तक पहुंचाया और सबसे पॉपुलर कोर्स हमारा रहा विदेशों में। अरेबिक का जो स्वयं कोर्सेज है उसके, अभी भी जो भारत सरकार का स्वयं प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारे यहाँ जो अरबिक के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके कोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए कि ज्ञान तो ज्ञान ही है और इस भूमि से निकला हुआ ज्ञान है, और यह ज्ञान हम चाहे जिस रूप में लें अमूल्य होता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारी चिंतन शक्ति को विकसित करता है, और उस चिंतन से एक नए समाज, समृद्ध समाज और एक राष्ट्र को किस प्रकार से बेहतर ढंग से मिलकर के चला सके, उसकी संकल्पना को हम सब में जोड़ने का प्रयास करता है। और जब आदरणीय सिन्हा जी अपनी बात को हम सबके सामने रख रहे थे और बहुत गूढ़ बातें बहुत सरल शब्दों में, शायद यही हमारे समय की आवश्यकता है। अधिकांश लोग जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और विषयों को प्रस्तुत करते हैं, तो जो भाषा अगर बहुत कठिन हो जाती है तो सोचता है अच्छा ये तो हमारे वश की नहीं, ये तो विद्वान लोग ही कर पाएंगे और विद्वान लोग ही उसका चिंतन कर पाएंगे। जबकि शायद हम लोग जिस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें यह अपेक्षित है कि हम सब चिंतन में भागीदार बने, क्योंकि क्रियान्वयन हम सभी को ही करना है। इसी बात को ध्यान में रख करके मानविकी अध्ययनशाला ने ज्योतिष का भी एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया, वेद विद्या का भी पाठ्यक्रम एमए का शुरू किया, और अभी हिंदू स्टडीज, भारतीय अध्ययन, उसका भी पाठ्यक्रम इसी जुलाई से शुरू कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो कुछ देश में छुपा हुआ है, देश के पास जो भी ज्ञान जिसकी रूप में है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। हमारा विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय कहलाता है, हमारी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय है। इवन अगर हम देश में भी देखना चाहेंगे तो हर वर्ष 12 लाख बच्चों को प्रवेश होता है। अभी मैं सुबह 8 बजे, हमारे यहाँ री एडमिशन चल रहे हैं पिछले साल के, जो बच्चे पहले प्रवेश ले चुके उसको दूसरे साल के प्रवेश के लिए ले रहे हैं। 1,46,000 बच्चों ने सुबह 8 बजे तक हमारे पास जो डाटा आया लिया था। अभी मैं अपने सामने बैठे देख रहा हूं 1,57,000 हो गए। 12,000 बच्चों ने 4 घंटे में जोड़ लिया, और अभी शाम तक देखिएगा ये 20,000 और बढ़ जाएगा। ये जो संख्या है ये हमारी ताकत है। देश हो चाहे विदेश हो, हम बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं, और इस पहुंच को हम अपनी ज्ञान परंपरा के विकास में भी जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही पहला अवसर मिला, पहला बैच हमारा संस्कृत का निकला, क्योंकि उसमें एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि एक बैच पास आउट होगा तभी हम ऑनलाइन पे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने तुरंत इसको ऑनलाइन पे किया, और अभी हमने जैसे बताया कि 2-3 मिनट पहले ही मुझे पता लगा कि उसको अभी एक्टिवेट किया गया है। हम चीजों को पहुंचाने का प्रयास करें। हमने ये भी कोशिश किया है,
संस्कृत में भी कि संस्कृत लिपि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हिंदी में संस्कृत को बताने का प्रयास करेंगे, संस्कृत श्लोकों का अर्थ बताएंगे, क्योंकि हम उस ज्ञान को सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बंद कमरे में कुछ लोगों के पास उस ज्ञान को संकुचित न रखा जाए, अदरवाइज शोध नहीं हो पाएगा, उस चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा, उस चिंतन को लिपिबद्ध हम नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए निश्चित रूप से जरूरी है कि हमारी विचारधारा, हमारा जो ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको हम लोग आज खोज रहे हैं, खोजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बात करने लगे तो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाए। और आप देखिएगा पिछले 5-6 वर्षों में काफी काम इस दिशा में हुआ है, और हर जो उच्च शिक्षा के केंद्र हो या संस्कृत के अध्ययन केंद्र हो या शोध केंद्र हो, लगातार इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपनी बात को हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवीय की जो अध्ययनशाला है वो भी सतत रूप से इस दिशा में कार्य कर रही है, और उन्होंने आदरणीय सिन्हा जी को आज हम सबके बीच में आमंत्रित किया और हम सबका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास किया। उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय सिन्हा जी के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। और कौशल जी, आप इसी प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें, इससे हम सब के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जो इनका वक्तव्य है, इसको आप अपने पास संग्रहित भी करें और कोशिश करें कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, तभी उनके इस वक्तव्य की सार्थकता रहेगी और विश्वविद्यालय में भी इसका बेहतर ढंग से प्रयोग हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर लियाकत अली जी को आमंत्रित करती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने शुक्रिया की जिम्मेदारी मुझे दी। सबसे पहले तो मैं आज के प्रवक्ता स्पीकर प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरु जी का शुक्रिया अदा करता हूं सर, कि आपने अपने गुनागुन मसरूफियात के बावजूद हमारी छोटी सी अर्जी पर लबैक कहा, ने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हम आपको सुनने के लिए टीवी पर मुंतजिर रहते हैं, आपका इंतजार करते हैं कि हम कब सुने। हम यूट्यूब में आपको तलाश करके सुनते हैं, लेकिन आज हम खुशकिस्मत हैं कि हम आपको रूबरू सुन रहे हैं और आप रूबरू हमसे मुखातिब हैं। सर, आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाने के लिए 64 कलाओं को कैटेगराइज करके बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की और मुख्तलिफ सिद्धांतों, वेद और वेदांतों पर बात की। भारतीय परंपरा की इम्पोर्टेंस कितनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बात की आपने, कि उसकी बुनियाद ही भारतीय परंपरा पर है। और इसके अलावा आपने तन, मन, वाणी वगैरह के अलावा स्वर्ग, नर्क और 64 संस्कारों के मुख्तलिफ यज्ञ पर भी बात की, रोशनी डाली। और इतनी बारीकी से और इतने खूबसूरत अंदाज में अपने ज्ञानी कलमात से आपने नवाजा, और दिल चाह रहा था कि आप यूं ही बोलते रहें और हम आपको यूं ही सुनते रहें। और सर, आपने जो ज्ञान दिया उसमें इतनी गहराई और इतनी गहराई है कि हमारे पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है कि हम शुक्रिया का हक अदा कर सकें। आप वाकई ही बहुत ऊपर और बहुत आगे के गुरु जी हैं। हम आपका इग्नो की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव का शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आप इंतहाई मसरूफियात के बावजूद इस महफिल की सदारत आपने फरमाई और सदारती कलमात से नवाजा। आप हमेशा हमें आगे बढ़ने में हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमेशा हमें कुछ नया करने का हौसला बख्शते हैं। मैं आपका शुक्रिया इस शेर के साथ अदा करता हूँ कि शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद में प्रो वाइस चांसलर्स प्रोफेसर सत्यकाम सर, प्रोफेसर एस.के. महापात्रा सर, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैम, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम और डॉक्टर
मनोज सिंह मीना सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आप शुरू से लेकर के अब तक हमारे साथ बने रहे और आपने इतनी दिलचस्पी के साथ हमारे आज के स्पीकर को समाप्त किया। इसके अलावा मैं रजिस्ट्रार इग्नू का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और डायरेक्टर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर कौशल्या मैडम के जो हमेशा इतनी एक्टिव और मैं खास करके आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि आपने इतने अच्छे स्पीकर और इतने इम्पोर्टेंट मौजू पर यानी कि अहम मौजू पर आपने आज का ये प्रोग्राम रखा और हमें इस ज्ञान से जो है मुस्तफीद होने की इस्तेफादा करने की का मौका अनायत किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा सभी स्कूल्स के डायरेक्टर्स, डिविजन्स के हेड, रीजनल डायरेक्टर्स और खास करके फैकल्टी मेंबर्स और बिलखसूस आज जितने भी जो ऑडियंस है, खास करके किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उसके ऑडियंस का होना जरूरी होता है, अच्छे ऑडियंस का। और इतने अच्छे ऑडियंस जो शुरू से लेके अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इतनी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं और आपने यानी कि मैसेजेस के साथ हमें नवाज रहे हैं, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया, मॉडरेट किया, मैं प्रोफेसर आपने डॉक्टर रीता सिन्हा का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की जितनी भी टेक्निकल टीम है, सीओई की टीम है या जितने भी दीगर लोग हैं, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लियाकत अली। अब मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।